हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से यार एक और पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, जिस चैप्टर के हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रे एरियाज डिस्कस करेंगे यार। अब ग्रे एरियाज क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ग्रे एरियाज वो टॉपिक होते हैं जहां पर एक स्टूडेंट गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा रखता है। मतलब वो सारे एरियाज जहां पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो चांसेस को हम एकदम सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं बाय गिविंग यू अ अंडरस्टैंडिंग कि चलो ठीक है, आपने इन बातों का इस पर्टिकुलर चैप्टर में ध्यान रख लिया तो आपके सिली मिस्टेक्स या मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाएंगे। तो वेट किस चीज का है यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक माई स्क्रीन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और अब हम उठाने वाले हैं हमारा सैलरी चैप्टर। ना ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में आता है कि हर पर्टिकुलर प्रोविजन, हर पर्टिकुलर एग्जेम्पशन, कुछ अलाउंसेस, कुछ परक्विसिट्स, हर जगह पे मैम सैलरी तो डिफरेंट है यार। तो देखो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है, इस स्लाइड के अंदर हर जगह पे जहां पर सैलरी का डेफिनेशन कवर्ड है उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी। क्या बात कर रहे हो मैम, इतनी जगह पे वो सिर्फ एक सिंगल स्लाइड में कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो फटाफट देखते हैं। तो देखो हम डेफिनेशन ऑफ सैलरी पढ़ने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं जो पर्टिकुलर पॉइंट्स को ले रही हूं, जैसे ग्रेचुटी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब ग्रेचुटी के केस में कौन सा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं? वो पोर्शन जब नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है। ठीक है, मींस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड एम्प्लॉइज को नहीं, यहाँ पे वो अदर एम्प्लॉइज। देखो ग्रेचुटी अगर रिटायरमेंट पे मिलती है तो एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अदर एम्प्लॉइज और अदर एम्प्लॉइज में भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में आप कवर्ड नहीं हो, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के लिए हम कह रहे हैं। देन लीव सैलरी, देन HRA, ठीक है, या हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात कर लें, या रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन की बात कर ले। हर जगह पे मतलब इन सारे केसेस में सैलरी का क्या मतलब होता है? बेसिक DA टर्म्स 1 प्लस टर्नओवर कमीशन। और मैं जब भी रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूं मैं कहती हूं हमारा बेसिक सैलरी DA टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी ग्रेचुटी पे, जो कि कवर्ड है इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। मतलब वो एम्प्लॉइज जिनको रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिल रहा हो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में कवर्ड है। तो वहां पे सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक प्लस DA बोथ। बोथ मींस DA टर्म्स वाला भी एंड नॉट इन टर्म्स वाला भी। दैट मींस टोटल DA और बेसिक सैलरी ले लोगे तो आपका ग्रेचुटी जो कौन सा वाला, विच इज कवर्ड इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट है। नाउ व्हेन वी कम टू द एंटरटेनमेंट अलाउंस, अब सेक्शन नंबर 16 के अंदर हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस देखा था, जहां पे हमने कहा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस यूजुअली तो फुली टैक्सेबल होता है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में हमें क्या मिलता है? हमें डिडक्शन मिलता है। तो वो डिडक्शन जब हम कंप्यूट करते थे तो वहां पर सैलरी का मतलब जो है वो है बेसिक सैलरी। और ऐसे ही जब हम पर्क्स कंप्यूट करते हैं, हमने एक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला पोर्शन देखा था जहां पर सैलरी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो मैंने रेगुलर क्लासेस में मैंने बोला है बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या? बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर B स्टैंड्स फॉर बेसिक, D स्टैंड्स फॉर DA, B स्टैंड्स फॉर बोनस, A स्टैंड्स फॉर अलाउंस, C स्टैंड्स फॉर कमीशन एंड M स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग पर्क। तो ये एक पेज में, अब देखो मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो इस एरिया में तो डेफिनेशन जो है सब सेम है, तो बाकी 3 जगह पे ही तो याद करनी है। तो अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। सिर्फ ग्रेचुटी जो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में बेसिक DA दोनों, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ बेसिक सैलरी एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन में बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट इज बेसिक DA टर्म्स, बोनस, अलाउंसेस, सारी की कमीशन एंड ऑल द मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग पर्क्स, राइट। तो ये तो एक ये एरिया हुआ। अब जो 115 BAC है उसने हमारी दिन और रात हर जगह की जो नींदें हैं उनको क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। तो उसके लिए भी एक कंसोलिडेटेड मैं लेकर आई हूं कि देखो 115 BAC अगर एसएससी ने ऑप्ट किया है तो पहले तो सेक्शन नंबर 16 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं मिलेगा। अच्छा, HRA में एग्जेम्पशन मिलती थी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, वो भी नहीं मिलेगी अब। अच्छा, लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5
मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अलाउंसेस जो थे ना अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, पर्सनल ड्यूटीज को परफॉर्म करने, पर्सनल एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, नॉट ड्यूटी सॉरी, तो वो दोनों ही अलाउंस अब आपको अलाउड नहीं होंगे, बट ये कुछ ब्रैकेट में जो है ये अलाउड हो जाएंगे। एक्सेप्ट लिखा है मैंने, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस आपको अभी भी अलाउड होगा, डेली अलाउंस आपको अभी भी अलाउड होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हैंडीकैप्ड असेसीज को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए मिलता था वो अलाउड होगा, एंड कन्वेंस अलाउंस, मतलब अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो सिर्फ ये 4 अलाउंस आपको अलाउड है, अदरवाइज कोई भी नहीं। अच्छा, एक एरिया और है जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, जैसे राउंडिंग ऑफ वाला प्रोविजन। अभी राउंडिंग ऑफ वाला प्रोविजन, चलो पहले हम ये ग्रेचुटी वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ग्रेचुटी अगर रिटायरमेंट पे मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अदर एम्प्लॉयज में बात करें, स्पेशली उन एम्प्लॉयज की बात करें जो कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में, तो उसके लिए हमें 3 लिमिट्स देखनी होती थी, विच एवर इज लेस अलाउड होता था एग्जेम्पशन। ठीक है, तो एक्चुअल देख लेते थे, मैक्सिमम 20 लाख देख लेते थे, देन देख लेते थे 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अच्छा, ये राउंड ऑफ नहीं होता है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मतलब मान लो 30 साल 8 महीने काम किया फिर भी 30 इयर्स ही रहेंगे। अच्छा, इधर अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में कवर्ड होता ना, जैसे ये तो नॉट कवर्ड है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट होता तो वहां पर राउंडिंग ऑफ अलाउड है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। दैट मींस अगर आपने 30 साल 8 महीने काम किया है तो वो 31 इयर्स काउंट हो जाता है। अच्छा, यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोविजन को डिस्कस करने का मोटिव है सैलरी पर मंथ पे मैंने स्टार मार्क करा। अब ये पर मंथ जो है ना, यहां पे आपको लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना है, और लास्ट कब से काउंट करना है, डोंट इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जैसे मान लो अगर आप 15 दिसंबर को रिटायर हुए तो दिसंबर का महीना बिल्कुल छोड़ दो, नवंबर से पीछे 10 महीने आपको लेने हैं, मतलब दिसंबर आपको काउंट नहीं करना है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट काउंट नहीं करना है। अच्छा, आते हैं हम एक और इस टाइप का ही पॉइंट जहां पे बच्चे गलती करते हैं, लीव सैलरी के अंदर जब लीव सैलरी रिटायरमेंट पे मिलती है और अदर एम्प्लॉय को, तो हम एग्जेम्पशन देते हैं 4 चीजों को चेक करके, विच एवर इज लेस। सबसे पहले मैक्सिमम लिमिट ले लो, एक्चुअल ले लो, फिर आप लेते हो 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ एंड लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ के ऊपर फोकस करना है, जहां पे अगेन यहाँ पे आपको 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना है, बट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट का जो अभी हमने देखा वहां पे 10 महीने डू नॉट इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट था। अब यहां पे 10 मंथ्स लेना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपको रिटायरमेंट मंथ इंक्लूड करना है, इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो दीज वर सर्टेन एरियाज जहां पे मुझे लगता है बच्चा गलती कर सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रख लो यार, अदरवाइज ये चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल। मेजर एरिया जो है सैलरी की, जो सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग जगह पे क्या है, उसके ऊपर आपका कमांड अगर अच्छे से आप गलती नहीं करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।